हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग को देखेंगे दो हिंदू एडिटोरियल का फर्स्ट एडिटोरियल जिसका नाम है फॉल्स डायकोटोमी। उसके बारे में ओवरऑल मीनिंग समझेंगे हिंदी में और पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझेंगे और कैसे पार्ट ऑफ स्पीच को यूज किया गया है और कौन सा रूल फॉलो किया गया है। जैसे मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश भी मैथ का फॉर्मूला जैसा रहता है और फॉर्मूला देख लेते हैं और ये क्यों इतना कलरिंग किया हूँ मैं इतना मेहनत से वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसका क्या है। तो देखिए, जो कलरिंग किया हूँ उसका मीनिंग क्या है। नाउन और जीरन को ग्रीन में, प्रोनाउन को लाइट ग्रीन में, वर्ब को रेड में, इन्फिनिटिव को डार्क रेड में, एडजेक्टिव को लाइट ब्लू में, एडवर्ब को पिंक में, कंजंक्शन को येलो में, प्रीपोजिशन को ब्लैक में और प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन को ब्लू में मैं कलर किया हूँ। और इसका रूल देख लेते हैं। 4 रूल जो है वो अच्छे से फॉलो करना चाहिए। देखिए, जैसे सब्जेक्ट रहेगा, उसका बाद उसका वर्ब रहेगा, उसका बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस प्रीपोजिशन रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और हर प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा पूरा डिटेल वाइज। और उसका बाद लिंक वर्ब जो रहता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, वो अपना साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव ले सकता है। और जो सेंटेंस में जितना भी सब्जेक्ट होगा वो काम करेगा ही करेगा। उसका एक वर्ब या उससे ज़्यादा भी वर्ब हो सकता है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा और जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। और ये एक तो रूल 4 जो है, पहले आर्टिकल रहेगा प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है। और जो नाउन रहता है वो मॉडिफाई किसके जरिए में होता है? एडजेक्टिव के जरिए में। और एडजेक्टिव मॉडिफाई होता है एडवर्ब के जरिए में और वर्ब भी मॉडिफाई होता है एडवर्ब के जरिए में। वाह! उसका बाद मैं टेंस को डिटरमाइन करा दूंगा कि कौन सा टेंस है, एक्टिव है या पैसिव है। उसका बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो रहता है वो सब हम लोग को प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल या इन्फिनिटिव से ऐड करते हैं। और ऑब्जेक्टिव को ह्यूमन्स के लिए 2 प्लस इन्फिनिटिव और नॉन ह्यूमन के लिए 4 प्लस वर्ब प्लस आईएनजी करते हैं। चलिए देखते हैं, एक एक के बाद एक सेंटेंस पढ़ते जाएंगे। उसका बाद मैं उसका टेंस और एक्टिव है या पैसिव उसका स्ट्रक्चर बताते जाऊंगा। तो देखिए, फॉल्स डायकोटोमी ऑन मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन। तो क्या रहता है? फॉल्स मतलब क्या है? गलत। डायकोटोमी मतलब क्या है? गलत। डायकोटोमी मतलब क्या है? बीइंग टू फोल्ड, दो फोल्ड होगा उसका। ए क्लासिफिकेशन इनटू टू अपोजिट पार्ट्स और सब क्लासेस, मतलब दो ठो अपोजिट पार्ट को जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसी को बोला जाता है। अपोज करते रहेंगे, मतलब ये अगर हाँ बोलते रहेगा तो वो ना बोलते रहेगा। तो वही फॉल्स डायकोटोमी। फॉल्स हम लोग को समझ रहे। और किसके ऊपर में बात किया गया? ऑन। ऑन का मीनिंग क्या रहता है? किसके ऊपर में बात करना, ऊपर कॉन्टैक्ट। और ये ऑन का है किसी तरफ में होना। बाकी ये सब तो है। और वर्सेस का मतलब क्या है? प्लेइंग इन ऑपोजिशन टू, मतलब किसके खिलाफ। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? मैच जो प्ले होता है उसी को बोलते हैं इंडिया वीएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था उसे को वर्सेस, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ऐसे ही करते हैं। ऑन किसके बाद? मेरिट। मेरिट मतलब क्या रहता है? जो मेरिट में आते हैं, मतलब जो अच्छा पढ़ाई करते हैं। और किसके अगेंस्ट में? वर्सेस के मैं मीनिंग बताया था, किसके अगेंस्ट में? वर्सेस का मतलब क्या था? मैं प्रीपोजिशन को बताया था। ये देखिए, प्लेइंग इन ऑपोजिशन तो उसका ऑपोजिट में खेलना। तो मेरिट के ऑपोजिशन में कौन है? रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन हमको एसटी, एससी, ओबीसी को मिलता है उसी के खिलाफ बोला गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पूरा। मैं एक सेंटेंस पढ़ लूंगा, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बता के आपको समझाऊंगा। द टॉप कोर्ट्स व्यू दैट कोटास एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी इज ए ब्लो फॉर अफर्मेटिव एक्शन। तो क्या बोल रहा है कि दो टॉप कोर्ट्स का व्यू जो है, द टॉप कोर्ट्स कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है। तो ये देखिए, द टॉप कोर्ट्स की व्यू के लिए क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि द टॉप कोर्ट्स का व्यू। ये एपोस्ट्रोफी एस है, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। एपोस्ट्रोफी एस जो लगता है वो ह्यूमन थिंग के लिए लगता है या फिर पर्सनिफिकेशन रहता है उसी के साथ लगता है। तो द टॉप कोर्ट्स का जो व्यू है, क्या है उसका व्यू? उसका सब्जेक्ट देखिए, ये पहले आया, इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये है सब्जेक्ट। तो ये क्या लिखा है? सब्जेक्ट 1। और ये क्या बताता है? इसका अभी भार्ब नहीं आया है, उसका भार्ब भी आएगा बाद में। तो ये दैट क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन। द टॉप कोर्स का व्यू क्या है? दैट की। ये इसका अगर कंजंक्शन, दैट तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन, नॉर्मल प्रोनाउन और कंजंक्शन की तरह भी यूज हो सकता है। लेकिन जब कंजंक्शन की तरह यूज होगा उसके बाद में एक सेंटेंस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, वो क्या कहता है? द टॉप कोर्स का व्यू क्या है? दैट की पोटाज,
कोटा जो मिलता है हम लोगों को एसटी, एससी, ओबीसी जो, वो कोटाज क्या करता है? एंश्योर करता है। क्या एंश्योर करता है? इक्वल अपॉर्च्युनिटी को। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? इक्वल अपॉर्च्युनिटी। अपॉर्च्युनिटी के लिए क्या है? ये इक्वल एडजेक्टिव है। इक्वल अपॉर्च्युनिटी मतलब जो हम लोगों को कोटाज देते हैं, कोटा तो एसटी-एससी वाले को इतना सुविधा नहीं मिलता है, इसीलिए वो करते हैं कि अपना जो रहता है मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कि वो भी जो एडवांस क्लास रहते हैं उनके बराबरी कर सके, इसीलिए बोला है इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये दो टॉप कोर्स का व्यू का अभी आया भाव क्या है? इज। तो दो टॉप कोर्स का व्यू क्या है? इज है क्या है? ए ब्लू। ए ब्लो मतलब क्या है? ब्लो मतलब क्या है? स्ट्राइक जो मतलब फटाफट एक तो ब्लो आता है, पावरफुल स्ट्रोक मतलब जो मतलब एनकरेज करे मतलब लाइटिंग जैसा ब्लो करता है वही को बोलते हैं। तो ब्लो क्या? फॉर किसके लिए? अफर्मेटिव एक्शन के लिए। तो फॉर का प्रीपोजिशन का देख लेते हैं। फॉर का प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या है? फॉर क्या होता है? के लिए यूज होता है। मैं सारा प्रीपोजिशन का लिख दिया हूँ कि किससे यूज होता है, उसके बाद उसको अच्छे से समझा दूंगा। तो किसके लिए? फॉर के लिए, फॉर अफर्मेटिव एक्शन को। तो ये ए ब्लो है। ए क्या है तुम्हारा? इंडेफिनिट आर्टिकल। तो एक ब्लो होगा, वो ब्लो पता नहीं है लेकिन एक ब्लो होगा फॉर किसके लिए? अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन क्या है देख लेते हैं। अफर्मेटिव एक्शन तुम्हारा रहता है ए पॉलिसी डिजाइन टू रिड्रेस पास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एसटी, एससी और जनरल के बीच में, अगेंस्ट किसके खिलाफ? वोमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप थ्रू मेजर्स टू इम्प्रूव देयर, उनका इम्प्रूव क्या करे? देयर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इसको हम लोग को बराबरी करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। तो मैं सारा मीनिंग लिख दिया हूँ, आराम से समझेंगे सारा कुछ। तो हो गया। तो ये देखिए एंश्योर क्या है यहाँ पे? एंश्योर का मीनिंग दे लेते हैं। कोटाज एंश्योर करता है मतलब सुनिश्चित करता है। तो इसका देख लेते हैं एंश्योर का मीनिंग क्या है? एंश्योर क्या करता है? सुनिश्चित करना। हिंदी में भी मैं लिख दिया हूँ। तो इसका क्या है? भाव का फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं देख देता हूँ ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में जो रहता है एक तो रूल याद रखिए, बी फैमिली का भाव रहता है इज, एम, आर, बी, वाज, वेयर, बीन और बीइंग प्लस भाव का थर्ड फॉर्म। ये वाला हमेशा याद रखिए कि होगा। अगर नहीं होगा ना तब जाके ये एक्टिव हो जाएगा, और अगर ये दिखाते रहेगा तो ये पैसिव होगा। तो एक्टिव वॉइस में हम लोग को चले जाते हैं। एक्टिव वॉइस में हम लोग को सेंटेंस को देख लेते हैं। क्या है? भाव का सेकेंड फॉर्म, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। मतलब दो टॉप कोर्स का व्यू जो कोटास के लिए, कोटा क्या है यहाँ पे? प्लूरल है। तो उसका सब्जेक्ट का आंसर क्या है? प्लूरल। अगर एस लगा होता होगा तो वो सिंगुलर होगा, और अगर एस नहीं लगा होता तो वो प्लूरल होगा और बेस फॉर्म में होगा। तो ये देखिए लिख दिया हूँ, सिंगुलर के लिए एस और एस लगा होगा, प्लूरल के लिए और बेस फॉर्म जो है ये लगा होगा। तो ये प्लूरल था तो एंश्योर लगा है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग वर्ब को डिसाइड करते हैं। तो हो गया एंश्योर क्या? सुनिश्चित क्या किया? इज। तो दो का व्यू इज। इज का मीनिंग भी हम लोग को देख लेते हैं। इज क्या होता है? इज को बोलते हैं हम लोग को लिंक वर्ब। वो हमारे को बताता है कि व्यू कैसा है, ब्लो फॉर अफर्मेटिव एक्शन के लिए। तो इज का लिंक वर्ब देख लेते हैं। इज क्या है? लिंक वर्ब है। और क्या है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, ये है लिंक वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। लेकिन हेल्प वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में इज का मीनिंग क्या देख लेते हैं। इज का मतलब क्या है? होना। तो वो है। इज क्या है? प्रेजेंट में लगा है। तो ये भी क्या टेंस है? अपना प्रेजेंट टेंस है। तो ये क्या है? कोर्ट का व्यू है एक ब्लो मतलब एक स्ट्राइक या एनकरेज फॉर अफर्मेटिव एक्शन के लिए। तो हो गया ये वाला पूरा स्ट्रक्चर। देखिए कैसे मैं पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। ये वाला सेंटेंस हो गया। तो ये बोल रहा है कि टॉप कोर्स का व्यू जो है कोटा के लिए वो सुनिश्चित करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी को, और ये जो व्यू है वो है एक ब्लो फॉर किसका? अफर्मेटिव एक्शन मतलब जो हमारा डिफरेंसेस है उसके लिए एक तो ब्लो है, मतलब उसको हेल्प करने के लिए बनाया गया है, अफर्मेटिव एक्शन लिया गया। उसके बाद देखिए The Supreme Court has once again addressed the merit versus reservation debate, a misleading binary that has engaged public and judicial discourse for years. तो अब पढ़ लिए। अभी हम लोग को पूरा उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या-क्या बात बोले। तो द सुप्रीम कोर्ट तो एक है, और हमारा गवर्नमेंट को जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसके पहले द आर्टिकल लगता है, क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक बताता है। तो ये द जो लगता है स्पेसिफिक नाउन के लिए लगता है, तो ये डेफिनेट करता है। तो द सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? हैज एड्रेस। ये वंस अगेन मतलब क्या है? पहले से भी कर चुके हैं फिर कर रहे हैं।
तो ये वंस अगेन है तुम्हारा एडवर्ब, और एडवर्ब हमेशा किसमें लगता है, उसका भी रूल मैं बता देता हूँ। एडवर्ब हमेशा लगता है अपना यहाँ पे एट द स्टार्ट, इन द एंड और इन द मिडिल, लेकिन ये नेवर बिटवीन द वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगता है। वो लगता है अपना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। और ये क्या बोल रहे हैं, वंस अगेन, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो वो क्या है, बिफोर द मेन वर्ब लग सकता है। वाह, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये लग सकता है। तो ये देखिए वंस अगेन लगा है, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है एज, उसका बाद वंस अगेन है तुम्हारा एडवर्ब, और एड्रेस करता है। तो हैज एड्रेस का मीनिंग क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर चुका है, मतलब एड्रेस का मीनिंग भी देख लेते हैं। एड्रेस का मीनिंग क्या है, व्याख्यान देना या किसी के बारे में बताना, कि बोलना कि क्या है उसके बारे में, क्या बता रहा है। तो हैज एड्रेस सुप्रीम कोर्ट एड्रेस, क्या-क्या है एड्रेस, द मेरिट, जो है कि मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन डिबेट को वो एड्रेस मतलब बता चुका है कि क्या है, उसका मीनिंग क्या है। और वो क्या कर रहा है, जो डिबेट है वो क्या कर रहा है, ए मिसलीडिंग बाइनरी, वो एक क्या है, मिसलीडिंग करने वाले बाइनरी है। बाइनरी मतलब क्या है, दो ठो पहलू जो रहता है, तो ए मिसलीडिंग बाइनरी है उसका। मिसलीडिंग का, मिसलीडिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है किसके लिए, बाइनरी। बाइनरी कौन सा, मिसलीडिंग, मिसलीड करने वाली। तो मिसलीडिंग क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव बारे में हम लोग को पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में देख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी क्या है, रहता है करने वाला या होता हुआ, तो वो करने वाली है। तो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी। और पास्ट पार्टिसिपल जो रहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हो चुका हुआ, बाय डिफॉल्ट पैसिव में रहता है। तो देखिए मिसलीडिंग, ए मिसलीडिंग बाइनरी, मिसलीडिंग करने वाली बाइनरी जो है, दो ठो पहलू। बाइनरी का मीनिंग भी मैं दिखा लेता हूँ। बाइनरी क्या रहता है, कंसिस्टिंग ऑफ टू यूनिट्स, कंपोनेंट, एलिमेंट्स और टर्म। वाह, तो ये हो गया। तो उसके बाद दो ठो जो रहता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिसलीडिंग बाइनरी दैट, वो क्या है, ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया था, बाइनरी के लिए आया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट के लिए हम लोग को देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या रहता है, रिलेटिव प्रोनाउन रहता है दैट। देखिए हु रहता है ह्यूमन के लिए रिलेटिव, ये सब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज या ऑब्जेक्ट ऑफ द, मतलब एडिशनल इन्फॉर्म बता ऐड करते हैं हम। व्हिच क्या है, नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए यूज होता है, और नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इससे शो करते हैं। और दैट नॉन ह्यूमन प्लस नॉन ह्यूमन होता है स्पेसिफिक यूज टू ऐड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ये देगा, क्या देगा एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो बाइनरी है, जो कि दैट, बाइनरी क्या है दैट। तो हम लोग को जो रहता है बाइनरी, वो क्या होता है, हैज एंगेज, और बाइनरी एंगेज हुआ है किसके साथ, जो दो ठो पहलू है कि नहीं, या मेरिट को लेना या रिजर्वेशन को, वही मिसलीडिंग बाइनरी क्या कहता है, एंगेज करता है, मतलब इन्वॉल्व करता है। एंगेज का मीनिंग क्या है, एंगेज मतलब इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज में काम पर लगाना, मतलब एंगेज करना, उसको अपने साथ मिलाना, उसको कंसिडर करना। हैज एंगेज क्या, पब्लिक एंड जुडिशियल डिस्कोर्स फॉर ईयर, मतलब पब्लिक और जुडिशियल, पब्लिक मतलब पब्लिक भी क्या बोल रहे हैं, और जुडिशियल मतलब हमारा जो रहते हैं, मतलब कोर्ट जो कहता है, और क्या कहता है डिस्कोर्स, डिस्कोर्स जो बता, जुडिशियल, पब्लिक एंड जुडिशियल डिस्कोर्स के लिए क्या है, एडजेक्टिव है। ये जो पब्लिक एंड जुडिशियल डिस्कोर्स फॉर, फॉर क्या है, कितने साल के लिए, फॉर ईयर्स, बहुत साल के लिए। तो डिस्कोर्स का मीनिंग हम लोग को देख लेते हैं। डिस्कोर्स का अवलोक मीनिंग क्या है, डिस्कोर्स का मतलब रहता है एक्सटेंडेड वर्बल एक्सप्रेशन इन स्पीच और राइटिंग। स्पीच और राइटिंग में हम लोग को एक्सप्रेस करते हैं, और मतलब क्या बोलते हैं हम लोग को, डिस्कोर्स मतलब बातचीत, मतलब बोलना कि क्या कहते हैं। तो हम लोग को देख लेते हैं, वहाँ पे एक तो सेंटेंस खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 4 इयर्स लिखा हुआ है कि नहीं, इसी के चलते यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज हुआ है, और इसका रूल हम लोग को देख लेते हैं। और ये देखिए बिग फैमिली का भाव नहीं है, और उसका पास थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो ये क्या है, एक्टिव है। और एक्टिव का प्रेजेंट परफेक्ट कैसे यूज होता है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो रहता है हैव फैमिली रहता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, वो क्या होता है, पास्ट इवेंट्स को बताता है, हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट में दिखाता है। और इसका ट्रिगर्ड वर्ब क्या है, देखिए येट, एज, ऑफ, नाउ, ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली, लेटरी, और नो टाइम मेंशन, टाइम मेंशन नहीं रहेगा। और इसका देखिए रूल क्या रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट चुका, चुकी, चुके हैं, तो वो एड्रेस कर चुका है, जो यहाँ पे है ना, एड्रेस कर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज एड्रेस, और बाइनरी में जो है मिसलीडिंग में, उसमें एंगेज हो चुके हैं। तो ये
हो चुका है, उसका काम खत्म हो चुका है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट में उसको लगाया गया है। तो चलिए देखिए एक्टिव वॉइस में देखते हैं हम लोग को, तो ये है और इसका क्या रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे अगर फोर या सिंस रहेगा, देखिए जैसे प्रेजेंट पर है फोर और सिंस प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। टाइम है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों ही यूज हो सकता है। यहाँ पे वर्क हो रहा है ना, यहाँ पे एंगेज हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे फोर लगा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही यूज होगा जब फोर या सिंस रहेगा, उसका बाद टाइम दिया रहेगा, वो बताते रहेगा कि कितना साल से हुआ। ठीक है, तो आप एक्टिव वॉइस में है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और मैं बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसा यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये एक बार मैं बता दिया, उसका बाद ट्रिगर्ड वर्ब भी बता दिया, उसका बाद मैं बाकी जो नेक्स्ट होगा उसके बाद में मैं खाली इसी को बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर है। बाकी आप लोगों को प्रीवियस अगर देख रहे हैं तो पहले से ही देखिएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है ओवरऑल मीनिंग, द सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एड्रेस किया है कि मेरिट जो है मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन डिबेट को, जो वो डिबेट है वो मिसलीडिंग बाइनरी है। मतलब क्या, मतलब कोई सपोर्ट कर रहा है कि हाँ है, कोई बोल रहा है नहीं देना चाहिए, और वो एंगेज कर रहा है पब्लिक और जुडिशियल डिस्कस जो बात करते रहते हैं हम लोग को कि ठीक है या नहीं, और कितने बहुत साल से। तो ये हुआ ओवरऑल हिंदी मीनिंग। उसका बाद देखते हैं व्हाइल जब रूलिंग इन फेवर ऑफ extending reservation to OBCs in the All India quota of seats in admission to undergraduate and postgraduate medical and dental courses, the court has concluded that the binary has become superfluous. यहाँ पे क्या बोल रहा है, while जब रूलिंग कर रही थी, मतलब जब वो बता रही थी उसको, रूलिंग मतलब क्या है, जो हम लोग को डिसीजन देते इन फेवर ऑफ, किसके फेवर ऑफ में, इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन को एक्सटेंड करना, मतलब अभी 10% दे रहे तो 20% देना, 15% देना उसको, किसको, टू ओबीसीज को देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये प्रीपोजिशन जो था उसके लिए ऑब्जेक्ट आया है, तो इसके लिए देखिए प्रीपोजिशन इन के लिए फेवर आया है और ऑफ के लिए प्रीपोजिशन के लिए रिजर्वेशन, एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन उसका ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन टू के लिए क्या है ओबीसी। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो रूलिंग है किसके खिलाफ, इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन के लिए, किसके लिए, टू ओबीसीज के लिए। तो इनका मीनिंग क्या है, प्रीपोजिशन देख लेते हैं, एक बार देख लेंगे उसका बाद इन मतलब अंदर और इनसाइड, तो किसमें, इन सिट इन द रूम और लिव इन इंडिया, तो किसी के अंदर में बताना, या इनका सम ऑब्जेक्ट अंदर में, तो वही बता रहा है कि क्या बता रहा है, जो रूलिंग है किसके फेवर में, किसकी, इसी के इन फेवर ऑफ, किसका, ऑफ मतलब क्या रहता है, किसका रहता है, ऑफ का देख लेते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ का के की, और ये एक्सप्रेशन पोजीशन और कनेक्शन दिखाता है, जैसे द बैग ऑफ राम, बैग किसका है, राम का के की बताता है, ये हिंदी में भी है और आराम से समझ सकते हैं। हो गया। टू क्या रहता है, टू किसी के डायरेक्शन, किसी के तरफ दिखाता है, टू का मीनिंग भी दे लेते हैं, टू मूविंग टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक प्लेस, और किसी को बताना, किसी को पॉइंट आउट करना, किसी को बोलते हैं टू, उसको लगता है। तो किसी के रिजर्वेशन, एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन किसको देना है, टू ओबीसीज को, और किसमें, इन क्या बोलता है, मैं बताता है, इन द ऑल इंडिया कोटा, कोटा के लिए क्या है, द ऑल इंडिया एडजेक्टिव है, तो किसमें कोटा देना है, ऑल इंडिया कोटा में, ऑफ किसका, सीट्स का ऑल इंडिया कोटा में देना है, और किसमें, इन एडिशन, इन एडमिशन टू, एडमिशन में किसको, टू किसको, काके की, और किसको तरफ दिखाना, तो टू, टू अंडर ग्रेजुएट को एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज को, मतलब जो रहता है, जो ओबीसीज को एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन देना है, किसमें, सीट में, किसमें जो एडमिशन हो रहा है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए, कि नहीं, ये मेंटल और डेंटल कोर्स के लिए एडजेक्टिव है, और ये जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ये भी ये कोर्सेज के, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, कोर्सेज के लिए। ये कोर्सेज के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, इसीलिए उसका एडजेक्टिव, नाउन के बारे में कौन एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो करता है, एडजेक्टिव करता है। तो ये देखिए हो गया। तो जब रूलिंग दे रहा था इन फेवर ऑफ में एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन के लिए, ओबीसी के लिए, उसमें ऑल इंडिया कोटा में सीट जो है वो एडमिशन के टाइम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में, द कोर्ट
तो दो कोर्ट जो है कि नहीं, वो ये रूलिंग के लिए सब्जेक्ट है। जो दो कोर्ट जो रूलिंग कर रहा था, उसी टाइम में ही दो कोर्ट ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। मतलब जब रूलिंग कर रहा था, उसी टाइम में ही द कोर्ट हैज कंक्लूडेड, द कोर्ट ने कंक्लूड कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जेक्ट और ये वर्ब लिखा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए यूज है। तो हैज कंक्लूडेड मतलब कंक्लूड कर चुका है। तो मेन वर्ब कंक्लूड का मीनिंग देख लेते हैं क्या है। कंक्लूड मतलब क्या है, निष्कर्ष निकालना। तो निष्कर्ष कंक्लूडेड क्या है, सेकंड या थर्ड फॉर्म है। तो हैज हैव फैमिली वर्ब है, तो हैव के साथ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये क्या है तुम्हारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में बता चुका हूँ एक बार, आप पहले से ही वीडियो देखिए, उसका बाद नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो। तो हैज कंक्लूडेड, वो कंक्लूड कर चुका है दैट की, इसका बाद अगर दैट होगा तुम्हारा कंजंक्शन, तो उसका बाद तुम्हारा क्या लगेगा, सेंटेंस आएगा। दैट वो कंक्लूडेड क्या कर रहे हैं, दो बाइनरी, जो मतलब ये दोनों जो मिसलीडिंग बाइनरी है, मतलब कोई बोल रहा है देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो बाइनरी हैज बिकम, वो हो चुका है, मतलब उसको बना चुके हैं क्या, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब क्या रहता है, जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा बेकार, मतलब जिसका मीनिंग नहीं है, जो नहीं चाहिए उसको भी सुपरफ्लुअस बोलते हैं। सुपरफ्लुअस दे चुका है। तो ठीक है, उसका बाद देखते हैं। तो ओवरऑल मीनिंग ये क्या निकाला कि जब रूलिंग कर रहा था सुप्रीम कोर्ट फेवर में, जो एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन को हो ओबीसी के लिए, ऑल इंडिया कोटा में जो एडमिशन हो रहा था अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में, मेडिकल और डेंटल कोर्स में, उसी टाइम ही कोर्ट ने अपना कंक्लूड मतलब अपना निष्कर्ष दे दिया था कि जो बाइनरी जो बोल रहे हैं कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो है एक्टर सुपरफ्लुअस, मतलब वो बात नहीं करना चाहिए। उसका बाद देखते हैं और क्या बोल रहा है। तो ओवरऑल मीनिंग समझ में आ गया। और ये क्या है, हैज कंक्लूडेड, हैव फैमिली प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज प्लस बिकम, हैव फैमिली पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। और बिकम का देख लेते हैं, बिकम मतलब क्या रहता है, बनना या होना। देखिए बनना, और इसका बिकम क्या है, बिकम, बिकेम, बिकम, ये थर्ड फॉर्म। ये मैं पहले से लिख दिया, इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोगों को आराम से इसको देख सकते हैं। और मैं हर कोई भी समझ सके इसी के लिए इतना मेहनत करके ये बनाया हूँ। तो चलिए हम लोग को देखते हैं। उसका बाद बिकम हो गया, उसका बाद क्या बोल रहा है। तो ये देखिए मैं बता दिया था कि एक्टिव टेंस में है, वर्ब का थर्ड नहीं है। तो ये देखिए, यही अगर सेंटेंस रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट या फिर फ्यूचर में ही सेंटेंस बनते रहेगा। तो ये देखिए एम्फासिस बता रहा था कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, चुका, चुकी, चुके हैं। हिंदी में भी समझ लीजिए, सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा, उसका बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग को देखते हैं उसका बाद क्या रहता है। तो ये हो गया हैज कंक्लूडेड, और ये सिंगुलर है, इसमें और देखना नहीं पड़ता, भाव का थर्ड फॉर्म हर किसी में लगता है, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल है, फिर भी ये सिंगुलर लगेगा, क्योंकि दो कोड जो है वो क्या है, सिंगुलर है, हैज कंक्लूडेड। भार्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा, लेकिन ये हैज जो है दो कोड के लिए क्या है, सिंगुलर है, तो ये हैज सिंगुलर। और दो दो बाइनरी है वो सिंगुलर है, तो हैज बिकम सिंगुलर। तो ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। The courts have now come to recognize the idea of substantive equality, which sees affirmative action not as an exception to the equality rule, but as a facet of the equality norm। तो ये क्या बोल रहा है, ओवरऑल मीनिंग समझते हैं इसका। तो जो कोर्ट है, द कोर्ट्स, क्या है, देखिए द कोर्ट्स मतलब प्लूरल किया गया है, इसके लिए देखिए हैव आया है। अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज है, और प्लूरल रहेगा तो हैव। उसका बाद मैं देखता हूँ कि क्या मीनिंग रहता है, उसका बाद मैं बताता हूँ कि क्या ओवरऑल मीनिंग रहता है। चलिए, इसका दो कोर्स हैव नाउ कम, मतलब अभी आ चुका है। क्या मतलब, क्या अपने साथ लाई है, आई, आई है मतलब लाना। कम मतलब क्या मीनिंग क्या है, उसमें भी लिख देखो आई है, मतलब आई है मतलब क्या, वो कुछ भी अपने साथ लाई है। तो क्या कोर्स लाई है अपने साथ इन्फॉर्मेशन, क्या दे, द कोर्ट्स हैव नाउ कम, कम मतलब अभी आई है किसमें, टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करने में। तो ये हैव कम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कम क्या है, थर्ड फॉर्म है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म क्या है, कम है। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म कम है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में ये ओवरऑल देख लेते हैं, उसका बाद सारा ये भी चीज का देख लेते हैं। तो टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब क्या है, इन्फिनिटिव,
इन्फिनिटिव का मीनिंग देख लेते हैं हम लोग को। ये क्या है? कोट आया है क्यों? टू रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब आया है रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्या रिकॉग्नाइज करेगा? द आइडिया ऑफ सब्सटेंटिव इक्वलिटी। आइडिया किसका? द आइडिया, देखिए द जब लगेगा और ऑफ लगेगा तो वो स्पेसिफिक बना लेगा। यहाँ पे जो रूल है देखिए, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो ये स्पेसिफिक हो जाता है। तो यही रूल यहाँ पे फॉलो हुआ है। देखिए द प्लस कहाँ गया? द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये है। तो टू रिकॉग्नाइज का हम लोग को देख लेते हैं कि रिकॉग्नाइज करना, ना ने नी के लिए यूज होता है। तो हम लोग को देख लेते हैं। देखिए इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या काम करता है? नाउन बताता है। टू स्मोक, स्मोक करना इज हार्मफुल, ये नाउन का तरह सब्जेक्ट में यूज होता है। ऑब्जेक्ट में कैसे यूज होता है? आई ट्राइड, मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ? टू रन, रन करने के लिए। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन नहीं रहता, ये प्रीपोजिशन का बाद ये नहीं रहता है। एडजेक्टिव में आता है तो मॉडिफाई करता है किसको? नाउन को। जैसे आई फाउंड नो प्लेस, मैं नहीं पाया प्लेस, किसके? क्यों? टू सीट, मतलब व्हाई, प्लेस के बारे में बता रहा है, क्या करने के लिए? सीट करने के लिए मैं नहीं पाया प्लेस। और एडवर्ब जो रहता है, एडवर्ब के जैसे यूज रहता है, वो क्या करता है? मॉडिफाइज करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो यस, हाँ, फूड इज नेसेसरी, फूड दरकार है, क्यों है? नेसेसरी क्यों ये करेगा? टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए। नेसेसरी क्यों है? सर्वाइव करने के लिए। तो ये व्हाई का मीनिंग ज्यादातर बताता है। मॉडिफाइज ए वर्ब, रिप्लाइज व्हाई। यस, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, क्यों? टू बाय, खरीदने, क्या? ए पेन। और ये देखिए यहाँ पे रूल, नेवर फॉरगेट, भूलना नहीं चाहिए, पार्टिसिपल जिरन और इन्फिनिटिव्स कैन ऑलवेज हैव देयर ऑब्जेक्ट्स रिप्लाइंग टू व्हाट व्हेनेवर दे नीड। जब भी जरूरत होगा वो अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट लिया है कि नहीं? टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब वो हुआ नहीं है लेकिन उसका लिए जो यूज करना था, क्यों? तो जो तो कोट जो आया है, हैव नाउ कम, वो आया है क्यों? रिको मतलब आ चुका है, मतलब वो कर चुका है, क्या? टू रिकॉग्नाइज, मतलब रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? देख लेते हैं रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है। रिकॉग्नाइज शो अप्रूवल और एप्रिसिएशन, मतलब अपना अप्रूवल, मतलब अपना अप्रूवल देना, क्यों? क्या में? द आइडिया ऑफ सब्सटेंटिव इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब क्या है? बराबर, और सब्सटेंटिव मतलब क्या है? सब्सटेंटिव क्या मतलब क्या है? रिलेटिंग टू समथिंग इम्पोर्टेंट और सीरियस, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है? इक्वलिटी है। तो वो रिकॉग्नाइज कर चुका है कि इम्पोर्टेंट, ये इक्वलिटी जरूरी है। इसी के साथ वो आइडिया के साथ वो आया है। व्हिच, मतलब ये सब जो ये आइडिया है, व्हिच क्या है? सीज, जो आइडिया वो देख रहा है, व्हिच सीज, व्हिच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच किसमें यूज होता है? मैं बताया था, नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए, नॉन एन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। तो व्हिच क्या है? आइडिया क्या है? एक तो नॉन ह्यूमन है कि नहीं? तो आइडिया व्हिच क्या बता रहा है? ये नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। इसको देने से भी चलेगा, नहीं देने से भी चलेगा। व्हिच सीज, जो देख रहा है, क्या? एफर्मेटिव एक्शन को। व्हिच सीज, वो देख रहा है मतलब भार्ब का फास्ट फॉर्म है। तो फास्ट फॉर्म देख लेते हैं कि भार्ब का फास्ट फॉर्म क्या रहता है। तो हम लोग को चले जाते हैं मेन भार्ब में। मेन भार्ब का सीज, सीज क्या है? देखा या देखी। तो सी रहता है क्या? फास्ट फॉर्म, ये क्या है? सिंगुलर के लिए यूज होता है, और प्लुरल के लिए सी। और उसका बाद देखिए सी, सॉ, सीन, सिंग, ये भार्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म आप लोग को देख लेते हैं। तो ये तो क्या है? एक्टिव है। बी फैमिली का भार्ब तो नहीं है, देखिए बी फैमिली का भार्ब है, नहीं है। भार्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब एक्टिव का टेंस में क्या बता रहा है ये? भार्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या रहता है? ता, ते, ती, ते, है या हूँ, सब्जेक्ट प्लस भार्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये एक्शन बताता है। तो ये देख रहा है, क्या देख रहा है? व्हिच, जो कि आइडिया, जो सब्सटेंटिव इक्वलिटी को, व्हिच सीज, जो देख रहा है, अफर्मेटिव एक्शन को, जो आइडिया है वो देख रहा है, क्या? व्हिच सीज अफर्मेटिव एक्शन, नॉट, नॉट क्या है यहाँ पे? नॉट है तुम्हारा, नॉट यहाँ पे एडवर्ब होगा, लेकिन नॉट ये बट लगा है ना, तो ये कंजंक्शन बता। नॉट क्या है? इसको देख नहीं रहा है, कैसे? नॉट एज ए एक्सेप्शन, मतलब छूट, टू द इक्वलिटी रूल, इक्वलिटी रूल को एफर्मेटिव एक्शन जो लिया गया है उसको देख रहा है, कैसा? नॉट एज एन एक्सेप्शन, मतलब छूट नहीं देख रहा है, टू द इक्वलिटी रूल, इक्वलिटी रूल के लिए वो एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन का मीनिंग देख लेते हैं। एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ए डेलिब्रेट एक्ट ऑफ ओमिशन, मतलब छूट देना। तो एक्सेप्शन इक्वलिटी रूल के लिए अफर्मेटिव एक्शन, मतलब बराबर जो करते हैं तो छूट देते हैं ना कुछ, तो उनके लिए अगर 10% कम मार्क में जाएगा तो छूट है। लेकिन बट उसको एक्सेप्शन के तरफ नहीं देख रहे, लेकिन उसको देख रहे थे कैसे? बट
एज ए फेसेट ऑफ द इनइक्वालिटी नॉर्म। नॉर्म जब रहता है मतलब क्या है, एक तो प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं, नॉर्म पॉलिसी जो रहता है उसी को बोलते हैं। लेकिन उसको कैसे देख रहे हैं, मतलब एक्सेप्शन रूल नहीं है, ये एक तो नॉर्म है, मतलब जो एफर्मेटिव मतलब एक्शन जो लिया जाता है दोनों को बैलेंस करने के लिए, उसको हम लोग को देख नहीं देते हैं कि एक्सेप्शन इसको छूट दिया गया है इक्वलिटी रूल के लिए। इसको हम लोग को देखते हैं एज ए फेसेट ऑफ द इनइक्वालिटी नॉर्म, मतलब ये एक तो पहलू है, मतलब इसको करने के लिए हमको यही नॉर्म चाहिए। तो फेसेट का मीनिंग देख लेते हैं। फेसेट का मतलब क्या है, ए डिस्टिंक्ट फीचर और एलिमेंट इन ए प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम के लिए जो डिस्टिंक्ट मतलब फेसेट मतलब क्या है, पहलू पर बहुत सारा पहलू रहता है, तो उसी पहलू का ये है इक्वलिटी नॉर्म के लिए कि नहीं, ये जरूरी है। उसको हम लोग को ऐसा नहीं देखेंगे कि वो क्या है, मतलब छूट दिया गया है कि हम लोग को इक्वलिटी बनाने के लिए इसको छूट नहीं, वो एक तो नॉर्म है। नॉर्म मतलब क्या, फिक्स हो जाता है, मतलब उसी को फॉलो करने से ही आपको डिजायर रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग को फिर नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मल इक्वलिटी और द प्रिंसिपल दैट एवरीवन competes on an equal footing is inadequate to address social inequalities and the inherent disadvantages of the less advanced sections, necessitating provisions that help them compete with the advanced classes। ये हो गया। इसके बाद हम लोग को इसका ओवरऑल मीनिंग देखते हैं। तो जो रहता है फॉर्मल इक्वलिटी, फॉर्मल मतलब क्या है, सब जैसे इनफॉर्मल मतलब कैसा है, जो हम लोग को दोस्त दोस्त में बात कर देते हैं, उसका मीनिंग भी अगर अच्छे से नहीं निकलता है, बेतुका बात। जो फॉर्मल इक्वलिटी मतलब क्या है, जो लॉ के हिसाब से हो और सबके लिए बराबर है, वैसे ही फॉर्मल इक्वलिटी जो इक्वलिटी बराबरी है। और द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रिंसिपल बोला जाता है। तो जो दो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन सा है, द प्रिंसिपल ये क्या फिक्स हो गया, उसके बारे में बता रहा है। दैट क्या बताता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बता, प्रिंसिपल जो है क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसका पहले कुछ नहीं है, ये सब्जेक्ट के लिए भाग बाद में आएगा। तो यहाँ पे कंजक्शन के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। दैट की प्रिंसिपल कौन सा है, एवरीवन, एवरीवन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कॉम्पिट्स मतलब वो फाइट कर रहे हैं। कॉम्पिट्स का मीनिंग देख लेते हैं। कॉम्पिट्स का मीनिंग क्या है, प्रतिस्पर्धा, मतलब हम लोग को जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तो वही प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पीट करना, फाइट करना। एवरीवन, एवरीवन क्या है, सिंगुलर तुम्हारा क्या है, प्रोनाउन है। एवरीवन एक तो सिंगुलर प्रोनाउन है। वो कॉम्पीट्स कर रहा है किसके साथ, कॉम्पीट्स ऑन किस पर, कौन, किसी किसके ऊपर, एन इक्वल फुटिंग। एन इक्वल फुटिंग मतलब वो एक बात आगे बढ़ाएगा, फुटिंग देगा, मतलब वो जिससे ही रास्ते में चलेगा, इसको भी उतना ही अपॉर्चुनिटी, मतलब रास्ता जो है बराबर होना चाहिए। इसको छोटा नहीं, उसको बड़ा नहीं, ऐसा करना चाहिए। वही बोल रहा है कि फॉर्मल इक्वलिटी और जो प्रिंसिपल है, जो कि एवरीवन कॉम्पीट्स, एवरीवन फाइट करना चाहिए किसके लिए, और किसके लिए, एन इक्वल फुटिंग के लिए। अपना इक्वल, एन इक्वल किसके लिए, फुटिंग के लिए एडजेक्टिव है। इक्वल फुटिंग मतलब सबके लिए एक ही रास्ता है, एक ही समान बात रहना चाहिए। और जो ये प्रिंसिपल है, इज इनएडिक्वेट, वो इनएडिक्वेट है, मतलब मतलब एडिक्वेट मतलब क्या है, जितना चाहिए उतना रहना चाहिए। और ये इनएडिक्वेट है टू एड्रेस। एड्रेस का मीनिंग क्या है, पता था मैं। एड्रेस करना मतलब क्या है, बताना किसके बारे में। एड्रेस क्या है, व्याख्यान कर देना, मतलब किसी के बारे में प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना भी रहता है। तो टू एड्रेस इसको सोल्व करना क्या, सोशल इनइक्वालिटीज को। तो ये जो है इक्वल फुटिंग जो कॉम्पिट्स मतलब एवरीवन जो लड़ रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं इक्वल फुटिंग के लिए, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी बराबर रखा जाए। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, ये इनएडुकेट है, मतलब इक्वल फुटिंग सबके लिए क्यों, किस लिए, एड्रेस के लेने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए क्या। अगर मैं बोला था इन्फिनिटिव अपना ये ले सकता है, ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो सोशल इनइक्वालिटीज, तो सोशल इनइक्वालिटीज क्या रहता है, जैसे हम लोग को छुआछूत बोलते हैं, या हम लोग को नीचे वाला जो कास्ट रहते हैं उसको छोटा समझते हैं, हम लोग को जो बड़ा कास्ट रहते हैं उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, वही को बोल रहे हैं। और एंड और क्या है कंजंक्शन, और क्या है, द इन्हेरेंट डिसएडवांटेजेस। इन्हेरेंट मतलब क्या है, जैसे पहले से चलते आ रहा है, मतलब जो धोबी होगा उसका बेटा धोबी, जो ब्राह्मण होगा उसका बेटा ब्राह्मण, ऐसा रूल जो पहले से चला जा रहा है, उसी के खिलाफ में ये एडिटोरियल लाया गया है कि उसको इन्हेरेंट डिसएडवांटेजेस, मतलब जो पहले से ही वो डिसएडवांटेजेस चलता आ रहा है, उसको कैसे हम लोग को एड्रेस मतलब उसको सॉल्व करें। तो इन्हेरेंट मतलब क्या रहता है, इन्हेरेंट का मीनिंग देख लेते हैं क्या रहता है।
इनहेरिटेड या इनहेरेंट रहता है, रिसीव फ्रॉम ए प्रीडिसेसर, मतलब हमारा पूर्वज जो बोल के हैं उसी को ही वो बोलते रहता है, रिसीव करता है। मतलब जो पूर्वज हमको मतलब दे दिए हैं, मतलब अगर कोई ज्ञान दे दिया है या कोई काम दे दिया है, उसको नीचे में वही काम वही रहता है इनहेरेंट, मतलब अपने अंदर में रहा था। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ किसका? द लेस एडवांस सेक्शन का। तो लेस एडवांस सेक्शन क्या रहता है? लेस एडवांस सेक्शन जैसे हम लोग को कास्ट जो डिवाइड करते हैं, जो छोटा कास्ट रहता है उसको लेस एडवांस सेक्शन किया जाता है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ द लेस एडवांस सेक्शन, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये एक ठो रूल जो है सबको बराबरी करना वो सही नहीं है। और ये क्यों है सेक्शन? ये क्या है? ये जो अपना एड्रेस मतलब ये जो प्रिंसिपल है वो क्या है? नेसेसिएटिंग है, वो जरूरी है। किसके लिए? प्रोविजंस के लिए। नेसेसिएटिंग प्रोविजंस, जो जरूरी प्रोविजंस लेना है हमको। नेसेसिएटिंग ये क्या है? एडजेक्टिव है, किसके लिए? प्रोविजंस के लिए। और प्रोविजंस कौन सा प्रोविजंस? दैट, कि कौन सा प्रोविजंस? दैट क्या है तुम्हारा यहाँ पे आ गया प्रोविजंस के लिए? इसेंशियल इन्फॉर्मेशन। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हमारा बहुत सारा सेंटेंस बनते ही जाता है। देखिए दैट, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन यूज टू एड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये पहले से मैं बार बार यही यूज होगा, तो इसीलिए पहले से ही वीडियो देखते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। तो ये क्या हो रहा है? एंड द इनहेरेंट जो डिसएडवांटेजेस है लेस एडवांस सेक्शन का, उसको नेसेसिएटिंग प्रोविजन मतलब इम्पोर्टेंट जो जरूरी है, वो प्रोविजन क्या है? दैट, कि हेल्प देम। हेल्प किसको करना है? हेल्प के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद टू प्लस वर्ब नहीं होगा, ये बेयर इन्फिनिटिव होगा। ये एक ठो रूल है जो अगर बैंक में या कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हैं उनके लिए एक ठो रूल है। तो ये हम देम कॉम्पीट, मतलब कॉम्पीट मतलब क्या है? फाइटिंग करना। तो ये क्या प्रोविजंस क्या है? जो हेल्प करेगा। प्रोविजंस यहाँ पे क्या है? सिंगुलर प्लूरल है, इसी के लिए देखिए हेल्प क्या है? प्लूरल है। हेल्प्स मतलब सिंगुलर है। तो हेल्प का मीनिंग भी दिखा देता हूँ मैं। सारा एक एक करके दिखा दूंगा सब। हेल्प मतलब क्या है? मदद करना। तो हेल्प मदद करना, तो हेल्प करना चाहिए किसका? देम। देम कौन है? लेस एडवांस सेक्शन को। लेस एडवांस सेक्शन को इसलिए कॉम्पीट करने के लिए, टू कॉम्पीट था, लेकिन हेल्प के बाद बेर इन्फिनिटिव आता है। तो बेर इन्फिनिटिव बारे में भी मैं थोड़ा दिखा लेता हूँ आपको। बेर इन्फिनिटिव कैसे रहता है? देखिए, लेट, बीड, हेल्प, सी, नोटिस, फील, ईयर, वॉच प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना, देम था, प्लस बेर इन्फिनिटिव। सारा रूल भी है, मैं थोड़ा रूल भी बताऊंगा। अभी मैं पहले आपको ओवरऑल मीनिंग समझा रहा हूँ। तो नेसेसिएटिंग प्रोविजंस है जो कि हेल्प करता है उनको, क्या है? कॉम्पीट मतलब फाइटिंग करने के लिए विथ किसके साथ? द एडवांस क्लासेस के साथ। तो लो क्लास जो रहते हैं वो लेस एडवांस, और जो हाई क्लास मतलब बड़े कास्ट का रहता है वो एडवांस क्लास। तो किसके साथ? विथ का मीनिंग देख लेते हैं, हम लोग को देखे नहीं थे। विथ मतलब क्या है? के साथ। के साथ, टू साइडेड, कम विथ मी। और विथ का राइट विथ ए पेन, टूल्स एंड ओपन्स के लिए भी यूज होता है। तो मैं सारा प्रीपोजिशन भी लिख दिया हूँ, क्योंकि प्रीपोजिशन से ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन आता है। उसी से अच्छे से हम आप लोगों को समझ में आएगा। तो देम कॉम्पीट विथ का क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? द एडवांस क्लासेस। तो देखिए सारा प्रीपोजिशन का देखिए, ऑफ का जो क्या है? डिसएडवांटेजेस किसका? का के की किसका? द लेस एडवांस सेक्शन का। तो ये पे हिंदी को ही अंग्रेज लोगों ने अंग्रेज में ही लिखा है। तो ये रहता है इजी हम लोगों को पढ़ने के लिए। और ओवरऑल मीनिंग पूरा सारा समझ में आ जाएगा। सारा जो है कि नहीं, सारा अच्छे से समझा दूंगा कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए हम लोग को आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है? द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बी नेसेसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ educational opportunity, but it does not enable equal opportunity for those competing without the aid of social and cultural capital, inherited skills, and early access to quality schooling। तो देखिए ओवरऑल मीनिंग क्या निकल रहा है। तो ये वाला तो मैं मीनिंग बता दिया था ना, कि जो फॉर्मल इक्वलिटी है जो लिया गया है, और प्रिंसिपल क्या है? वो हम लोग को एवरीवन जो कॉम्पीट करना है इक्वल फुटिंग के लिए, और इनएडिक्वेट है क्यों? एड्रेस करने के लिए जो इनइक्वलिटी, सोशल इनइक्वलिटी और इनहेरेंट डिसएडवांटेज, मतलब धोबी का बेटा धोबा, ये धोबी होगा
वैसे ही वही काम करेगा। और लेस एडवांस सेक्शन के लिए डिसएडवांटेजेस नेसेसिटिंग प्रोविजन, मतलब इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो कि हेल्प देम करेगा कॉम्पीट विथ एडवांस क्लासेस के लिए। तो ये एडिक्वेट तो नहीं है, लेकिन ये जो रूल है कि नहीं, मतलब उनको जो फॉर्मल इक्वलिटी दिया जा रहा है, मतलब कोई बेनिफिट दिया रहा है, वो थोड़ा उनके लिए हेल्प करेगा एडवांस क्लास के लिए। और क्या बता रहे हैं, ओवरऑल मीनिंग तो मैं छोटा-छोटा करके भी जो बता रहा हूँ आप समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल मीनिंग बता देता हूँ क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। तो द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बी नेसेसरी, ये तो बता दिया था। तो द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या है यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए क्या है? मे बी, वो हो सकता है। तो ये क्या है? अभी आया अपना मे क्या है? एक तो मॉडल, वो हो सकता है। और बी क्या है? मॉडल के साथ हमेशा क्या है? बेस फॉर्म लगता है। तो मैं देख लेता हूँ वो रूल क्या रहता है। देखिए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब विल, वुड, कुड, शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है हमेशा। तो ये बता दिया। तो मॉडल मॉडल क्या रहता है? मॉडल के बारे में देख लेते हैं। मॉडल देखिए यहाँ पे, मॉडल प्लस बेर इन्फिनिटिव रहता है। तो राम शुड ईट, राम को खाना चाहिए, तो वही ये रहता है। मैं, तो हो सकता है, तो क्या है? मे भी हो सकता है नेसेसरी। तो जो 2 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके लिए तो मॉडल आ गया। मॉडल आने से और कोई टेंशन नहीं है, जितना सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल। तो मॉडल के बारे में बता दिया हूँ। मॉडल के बाद क्या बेस फॉर्म रहता है? मे बी नेसेसरी। तो मॉडल के बाद बी फैमिली के बाद क्या बोला था मैं? बी फैमिली के बाद आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो मे बी नेसेसरी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेसेसरी है किसके लिए? तो मैं बता दे रहा हूँ इसका सेंटेंस, ये एक्टिव में नहीं है, पैसिव में होने से मॉडल के साथ आपका पैसिव का मैं बता दे रहा हूँ क्या रहता है। ये देखिए, मॉडल प्लस बी प्लस भाग, राम शुड बी ईटन, राम को खाना चाहिए था। तो ये, और मॉडल प्लस ये देखिए, हैव बीन ईटन, राम शुड हैव बीन ईटन, राम को खाना खाया जाना चाहिए, राम शुड हैव बीन ईटन, राम को खाया जाना चाहिए था। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थी, तो बी का फैमिली का है कि नहीं? तो ये हमारा ये पैसिव वॉइस, और ये है हमारा परफेक्ट पैसिव, परफेक्ट सेंटेंस में, और ये है परफेक्ट एक्टिव में। जो ये मॉडल है प्लस वर्ब 3, और मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब थर्ड रहने से ये हमारा रहता है पैसिव में। तो यहाँ पे तो पैसिव नहीं है, मॉडल के प्लस, तो मॉडल के पास क्या है? हमारा बेस फॉर्म है, तो मे बी, तो इसका पैसिव नहीं है। बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहना चाहिए, तो बी के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, नेसेसरी है। वो नेसेसरी है किसके लिए? और के लिए बता दिया था, प्रीपोजिशन बता लिया हूँ, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। फॉर कहाँ गया? फॉर के लिए, किसके लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? देना। क्या देना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। किसका? काके की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहता है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं? सब कंपटीशन में आएंगे, एग्जाम देंगे, उसके बाद ही उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन लेकिन क्या? इट डज नॉट एनाबल, ये एनाबल नहीं करता। तो डज नॉट एनाबल, डोज के साथ क्या रहता है? देखिए यहाँ पे, डोज के साथ डू फैमिली का भाव जो रहता है, डू डोज डिड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द भाव रहता है। तो डू के बारे में हम लोग को देते लेते, डू डू का फैमिली का भाव का क्या रहता है? करना। तो डोज, डोज क्या है? प्रेजेंट में आया है, डोज या डू, और पास्ट में डिड, परफेक्ट में डोन, कंटिन्यूअस में डूइंग। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग कौन का तो चलिए हम लोग कौन देखते हैं। उसके बाद डू फैमिली का भाव का क्या बताता है? सिंगुलर में डोज लगता है, तो डोज डोज नॉट एनाबल, मतलब इसके एनाबल, तो ये क्या है? प्रेजेंट में है, डोज नॉट एनाबल। एनाबल का मीनिंग हम लोग को देख लेते हैं। एनाबल का क्या रहता है? तो एनाबल का मीनिंग क्या है हमारा? एनाबल कहाँ गया? एनाबल लगता है, हाँ इसमें होगा।
एनाबल हमारा मेन वर्ब के लिए जैसे एनाबल्स मतलब क्या है? योग्य बनाना, तो एनाबल रहता है जो। तो डज़ नॉट एनाबल मतलब वो योग्य नहीं बनाता है किसको? इक्वल अपॉर्च्युनिटी इक्वल अपॉर्च्युनिटी को ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अप अपॉर्च्युनिटी को इक्वल नहीं बनाता है। क्यों किस लिए? फॉर किसके लिए? दोज़ फॉर दोज़ जो हैं किसके लिए? जो फॉर दोज़ ये क्या है तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन और ये क्या रहता है रिलेटिव प्रोनाउन? दोज़ दोज़ कहाँ गया? ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन रहता है, ये नॉर्मल प्लूरल प्रोनाउन रहता है दोज़ जो दोज़ है दोज फॉर दोज कौन दोज है? जो कॉम्पीटिंग करते हैं मतलब जो फाइटिंग करते हैं मतलब लड़ते हैं जो कॉम्पीटिंग विदाउट द एड विदाउट द हेल्प एड मतलब क्या है? हेल्प विदाउट मतलब क्या है? विदाउट का मीनिंग रहता है तुम्हारा विदाउट मतलब वो नहीं होने से बिना विदाउट मनी विदाउट फूड जो रहता है विदाउट जो रहता है बिना तो बिना विदाउट द एड हेल्प ऑफ किसका सोशल एंड कल्चरल कैपिटल का मतलब सोशली भी हेल्प करना चाहिए कल्चरल में जो कैपिटल मतलब क्या पैसा हेल्प करना चाहिए और उनके पास क्या नहीं रहता है मतलब लो क्वालिटी मतलब लो एडवांस जो क्लास रहते हैं उनके पास क्या रहता है सोशली उनको मतलब हेल्प नहीं मिलता है कल्चरली भी नहीं मिलता है और इनहेरिटेड स्किल भी उनके पास नहीं रहता है जो अपने पूर्वज से आता है मतलब इनहेरिटेड मतलब क्या है जो हमारे पास रहता है स्पेशल क्वालिटी उसको बोलते हैं एंड और अर्ली एक्सेस मतलब पहले से ही एक्सेस करना है टू किसका और ये एक्सेस टू एक तो फिक्स प्रीपोजिशन है एक्सेस टू अर्ली एक्सेस टू मतलब पहले से एक्सेस करना क्या क्वालिटी स्कूलिंग तो क्वालिटी स्कूलिंग इनको मिलता नहीं है पहले से जो रहते हैं लो क्लास जो लो एडवांस रहते हैं वो स्कूल इतना जाते नहीं है उनका पास ऐसा सुविधा नहीं रहता है अपना तो इसीलिए वो लोग को जा नहीं पाते हैं क्वालिटी स्कूल के लिए तो उनके साथ ये फाइटिंग करना सही नहीं रहेगा। तो वही बोल रहा है ओवरऑल मीनिंग क्या है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो हो सकता है नेसेसरी हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एजुकेशनल अपॉर्च्युनिटी के लिए, लेकिन ये एनेबल नहीं करता है इक्वल अपॉर्च्युनिटी फॉर जो दोज़ किसके लिए जो कॉम्पीटिंग करता है विथआउट उनको हेल्प नहीं मिलता है सोशल और कल्चरल कैपिटल का, उनके पास इनहेरिटेड मतलब स्पेशल स्किल रहता रहता है और अर्ली एक्सेस टू क्वालिटी स्कूलिंग मतलब जहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ाई हो। स्कूल तो रहता है, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करना भी वो इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा स्कूल क्वालिटी मतलब जो पढ़ के कुछ कर सके। उसका बाद देखिए क्या बोल रहा है, ये हो गया गुड परफॉर्मेंस in an examination does reflect hard work but does not always reflect merit solely of one's own making। तो क्या बोल रहा है गुड परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के लिए क्या है गुड परफॉर्मेंस जो अच्छा परफॉर्मेंस है किसमें इनमें इन का मतलब क्या है में किसमें एन एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन लिया जाता है उसमें जो गुड परफॉर्मेंस इन एन एग्जामिनेशन वो क्या है गुड परफॉर्मेंस क्या है सिंगुलर है इसके लिए देखिए डोज लिखा है वो डोज रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट क्या है डोज सिंगुलर है यहाँ पे बताया जाता है हेल्पिंग वर्ब डोज क्या है सिंगुलर है और ये क्या है प्रेजेंट टेंस में बताता है तो प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले से ता ते ती है या हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब है तो वही उसका फॉलो होगा जब टेंस पढ़ेंगे उसी टाइम आपको समझ में आएगा तो डोज जो रहता है वो एम्फासिस मतलब ज़्यादा बताने के लिए वो एम्फासिस करने के लिए उसको बताता है तो डोज रिफ्लेक्ट ये रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता तो रिफ्लेक्ट का मीनिंग देख लेते हैं क्या है और ये देखिए डू डोज डिड के बारे में क्या है डू फैमिली के भाव के पास बेस फॉर्म ऑफ द भाव लगेगा यही रूल है यही छोटा छोटा रूल बन के ही हमारा कॉम्पिटेटिव रूल रहता है इसी को अगर हम लोग को अच्छे से समझ लेंगे तो ओवरऑल हमारा जो कॉम्पिटिटिव है आराम से हम लोग को सक्सेस कर सकते हैं मतलब अचीव कर सकते हैं तो ठीक है यहाँ पे हो गया डोज इन एन एग्जामिनेशन डोज रिफ्लेक्ट वो तो हमारा गुड परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट कर सकता है क्या है हार्ड वर्क को रिफ्लेक्ट कर सकता है तो हार्ड क्या है वर्क के लिए ये एडजेक्टिव है तो हार्ड वर्क मतलब जो मेहनत का काम है हार्ड वर्क को वो रिफ्लेक्ट कर सकता है लेकिन बट ये क्या है कंजंक्शन लेकिन डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट लेकिन हमेशा ये रिफ्लेक्ट नहीं सकता मेरिट को मतलब जो अगर हार्डवर्क तो करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस आएगा लेकिन मेरिट को ये रिफ्लेक्ट नहीं सकता है सोली मतलब एक ही खाली बोलेंगे कि जो हार्डवर्क किया है वही मेरिट में आएगा ऐसा नहीं हो सकता है ऑफ वांस ओन मेकिंग किसका वांस ओन मेकिंग वांस मतलब जो भी किसी का वांस का ओन अपना खुद का मेकिंग अपने आप
अपने आप में जो रहता है उसी में रहता है। तो ये क्या मीनिंग बता रहा है? गुड परफॉर्मेंस जो रहता है इन एन एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन में और रिफ्लेक्ट करता है हार्ड वर्क को तो रिफ्लेक्ट करे, लेकिन ऑलवेज नहीं रिफ्लेक्ट करता क्या मेरिट, जो मतलब मेरिट मतलब क्या है, जो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंटेलिजेंट बंदा होगा, एजुकेशन वो नहीं कर रहा था सोलली, मतलब अकेले खाली ये एग्जामिनेशन लेने से ही उसका मेरिट पता नहीं चलेगा। अब किसका वंस ओन मेकिंग, मतलब अपने अंदर में जो है उसी के अंदर में। और ये देखिए एक तो रूल रहता है, मैं रूल थोड़ा बाद में बताऊँगा आपको, ये जो ऑन रहता है उससे पहले पॉजेसिव भी लगेगा हमेशा। तो मैं जो है थोड़ा-थोड़ा रूल आपको बता रहा हूँ, अगर हो सके तो आप नोट कर लीजिए। वंस जो रहता है अगर ऑन रहेगा ना उसके पहले पॉजेसिव केस ही लगेगा। और यहाँ पे देखिए मैं एक तो रूल आपको बता रहा था, वहाँ पे छोड़ दिया था। जो नोट मैं बोल रहा था, ये नॉट और ये बट वाला, ये क्या रहता है आपका? कंजंक्शन रहता है, उसके कंजंक्शन बारे में थोड़ा बता देता हूँ। नॉट एयर बट, ये देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन रहता है। नॉट ये और बट, इसीलिए नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट बट भी इसी को बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोरिलेटिव, मतलब इसके साथ उसी का कोरिलेशन रहता है। हुआ कंजंक्शन। उसके बाद देखिए कहाँ, हाँ, ठीक है, मेकिंग में अपने आप में। तो अपने आप में वन्स ऑन मेकिंग मतलब अपने आप में ये बोल देना कि गुड परफॉर्मेंस हो गया तो आप मेरिट में हैं, ऐसा नहीं। वो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क करके आप मार्क लें, लेकिन मेरिट बेसिस पे यही एक सोली मतलब क्या है? अकेला, यही एक मतलब एक जो रहता है, सोली का मीनिंग मैं बता देता हूँ, क्या है? सोली, विथआउट एनी अदर्स बीइंग इंक्लूडेड और इन्वॉल्वड, मतलब और कुछ नहीं, खाली उसी को ही देख के हम लोग को बोल रहे हैं सोली। हो गया? तो ये सब्जेक्ट वर्ब मैं बता दिया हूँ। देखिए इसका कितना गुड परफॉर्मेंस जो सब्जेक्ट था उसका 2 ठो वर्ब थे, डू रिफ्लेक्ट और डज़ नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट। और ये मैं बोल रहा हूँ एडवर्ब जो रहता है वो हेल्प वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही हमेशा रहेगा। तो नॉट ऑलवेज जो रहता है वो एक बार जो बता दें वही रूल को आप लोगों को फॉलो करते जाइए और पूरा सारा सेंटेंस पढ़ते जाइए। तो चलिए देखते हैं उसका बाद। द रेटोरिक surrounding merit obscures the way in which family, schooling, fortune, and a gift of talents that the society currently values aids in one's advancements, writes Justice D.Y. Chandrachud, and raises the relevant question whether marks are the best gauge of individual merit। तो चलिए लंबा सेंटेंस है, इसको ओवरऑल मीनिंग समझते हैं। तो जो तो रेटोरिक है, तो रेटोरिक कौन-सा रेटोरिक है? इसके बारे में बता, जो सराउंडिंग है मतलब मेरिट में, मतलब इधर-उधर मतलब सराउंडिंग मतलब क्या? सराउंडिंग्स जो रहता है चारों तरफ, तो सराउंडिंग मेरिट में, जो जो ये भाषणबाज़ी है, भाषणबाज़ी मतलब जो बोला जाता है वो होता नहीं है। तो रेटोरिक का मीनिंग क्या है? टॉक दैट लुक्स हाई-फाई बट टर्न्स आउट एम्प्टी, मतलब खाली बोल देते हैं, कि ये मेरिट वाला स्टूडेंट है, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो क्लियर नहीं बताता है। तो द रेटोरिक जो भाषणबाजी है सराउंडिंग में मेरिट के लिए, ऑब्सक्यूर है। ऑब्सक्यूर ये क्या है? सिंगुलर है, वर्ब का फास्ट फॉर्म है, तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। तो मैं पहले से बोल चुका हूँ, जो भी अगर बीच में भी वीडियो देख रहा है, पहले से ही वीडियो देखिए, उसको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, वर्ब का फास्ट फॉर्म क्या रहता है? अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट तातीती है। तो ये क्या है? ऑब्सक्यूर मतलब अच्छे से दिखाई नहीं पड़ा, तो इसका ऑब्सक्यूर का देख लेते हैं। ऑब्सक्यूर का मीनिंग क्या है? रिफ्लेक्स का मीनिंग मैं बता देता, प्रतिबिंबित होना, मतलब जो रहता है अपन लोग को जैसे रिफ्लेक्ट करता है, मतलब अपना चेहरा जाता है तो उधर से भी अपना चेहरा वही। ऑब्सक्यूर मतलब क्या है? अस्पष्ट, मतलब जो अच्छे से दिखाई ना दे, उसको बोलते हैं अस्पष्ट। तो ये क्या है? ऑब्सक्यूर क्या है? सिंगुलर है, देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, एसओडी है। ये भी पीडीएफ में दे दूँगा, आप लोगों ने आराम से देख सकते हैं। तो ऑब्सक्यूर्स क्या है? जो सर द रिटोरिक जो भाषणबाजी सराउंडिंग में है, जो मेरिट के लिए, रिटोरिक सराउंडिंग मेरिट ऑब्सक्यूर्स, ऑब्सक्यूर्स मतलब ऑब्सक्यूर करता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। द वे, मतलब स्पष्ट क्या दिखाई पड़ता है? द वे, कौन-सा वे? इन व्हिच, जहाँ पे द वे जो रास्ते हैं, इन व्हिच फैमिली, स्कूलिंग, फॉर्च्यून एंड अ गिफ्ट ऑफ टैलेंट। गिफ्ट ऑफ टैलेंट्स मतलब क्या है? जो फैमिली हमारा रहता है, जो स्कूलिंग हमारा होता है, जो फॉर्च्यून मतलब अपना नसीब रहता है, और एंड ए गिफ्ट ऑफ टैलेंट्स मतलब भगवान हमारे पास इन्हेरेंट टैलेंट भी कुछ रहता है, जो कि दैट कि इसके बाद एक सेंटेंस लगेगा कि क्या है? द सोसाइटी
करंटली वैल्यूज, अभी जो सोसाइटी उसको वैल्यू कर रहा है, जो टैलेंट्स जो रहता है, जिसको मतलब ये जो ओवरऑल रहता है हमारा वे जो इन व्हिच फैमिली ये सब हमारा देखते हैं, क्या देखते हैं? जो हमारा टैलेंट, हमारा स्कूलिंग, हमारा फैमिली फॉर्च्यून ये सब हमारा नसीब ये इसको क्या दैट को इस सब को क्या द सोसाइटी जो हमारा सोसाइटी है वो करंटली वैल्यूज वो वैल्यू कर रहा है, क्या कर रहा है? तो करंटली वैल्यूज क्या करते हैं? एड्स इन जो हेल्प करते हैं हमें इन किसमें? वांस एडवांसमेंट में। मतलब किसी का एडवांसमेंट मतलब क्या है? उसका मतलब उसका जो ताकत है उसको इंक्रीज करना या एडवांसमेंट में लाना। तो जो सोसाइटी करंटली वैल्यूज करता है, वैल्यूज का क्या है? फास्ट फॉर्म है, तो फास्ट फॉर्म का क्या लिखा था मैं एक्टिव में? देखिए यहाँ पे ता ती ते है और ये हूँ। ये हुआ एक्टिव में एक्शन बताता है। तो ये वैल्यू करता है और मेन भाग में वैल्यू का मतलब क्या है? महत्व, मतलब वो वैल्यू देता है। तो ये क्या है? सिंगुलर था, मैं बता दिया था, तो वो सिंगुलर है। तो वैल्यू देता है, क्या वैल्यू देता है? एड्स इन जो हेल्प करता है हमें इन किसमें? वांस एडवांसमेंट में मतलब हमारा इंक्रीज में। सोसाइटी वैल्यू इसको क्या देता है? अगर हम लोग को मतलब हम लोग को अपना इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब आज हम लोग को गरीब हैं, कल इम्प्रूव कर रहे हैं, तो यही सब उसको वैल्यू में लेते हैं कि ये इम्प्रूव हो रहा है। राइट्स कौन लिखा है? ये क्या है? सिंगुलर है, तो मैं बता देता सिंगुलर क्या है, ते, ता, ते, ती, ते, है, या, हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। तो देखिए मैं क्या बोल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी में ही सारा सेंटेंस हो जाता है, बाकी सेंटेंस समझने के लिए रहता है। तो वो राइट्स कौन लिखा है? सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था? द सोसाइटी, वो वैल्यू करता है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब मैं लिख दिया हूँ। कभी भी अगर नहीं भी बोल रहा हूँ तो मैं जानबूझ के लिख दिया हूँ। अगर सब्जेक्ट और वर्ब आप समझ में आ गया तो आप सेंटेंस को अच्छे से समझे। तो राइट्स ये कौन लिखा है? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। ये है सब्जेक्ट 3 और इसका एक वर्ब है राइट लिखे हैं और क्या एंड क्या कर रहे हैं? रेजेस, और वो क्या कर रहे हैं? रेज कर रहे हैं। क्या रेज कर रहे हैं? रेज का मतलब कि देख देते हैं, ये भी भाग का फास्ट फॉर्म है, तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। रेजेस मतलब उठाना, किसी बात को उठाना। तो ये उठाते हैं, क्या उठाते हैं? रेजेस द रेलिवेंट क्वेश्चन, मतलब जो रेलिवेंट मतलब क्या है? जो रिलेटेड है क्वेश्चन, कौन सा? द रेलिवेंट क्वेश्चन के लिए क्या है? एडजेक्टिव है। तो मैं साफ रख बता दिया हूँ, मतलब कलरिंग कर दिया हूँ, आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद डबल रिपीट करेंगे अगर अच्छे से समझना है तो। तो वेदर क्या है? कंजंक्शन के रेलिवेंट क्वेश्चन क्या है? वेदर क्या मार्क्स जो है, जो हमारा मार्क्स जो मिलता है, मार्क्स आर, जो मार्क्स रहता है आर, वो क्या है? आर मतलब मार्क्स क्या है? प्लूरल है, तो आर क्या है? सिंगल है, तो ये क्या है? लिंक वर्ब है। तो मार्क्स आर क्या रहता है? तो ईच का वर्ब है, तो ईच का मेन वर्ब की तरफ क्या होता है देख लेते हैं। आर क्या रहता है? होना। तो ये है वर्ब्स आर, ये मार्क्स आर, ये मार्क्स आर क्या है? द बेस्ट गोज ऑफ इंडिविजुअल मेरिट। क्या ये आर क्या है? द बेस्ट, बेस्ट मतलब क्या है? सबसे बेहतर। तो द बेस्ट गोज, और अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो उससे पहले द आर्टिकल लगेगा, ये एक ठो रूल है। तो यही छोटा-मोटा रूल हो के कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होता है और कुछ नहीं है। ये नॉर्मल सेंटेंस जैसा बनता है वैसे ही बोला जाता है। तो द बेस्ट गोज, गज का मतलब क्या है देख लेते हैं। गज का मतलब क्या है? मापना, मतलब उसको किसी के गज क्या है? फॉर्म एन एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटीज और टाइम, मतलब हम लोग को मापते हैं उसको इसमें, तो उसी को इसको मापने के लिए तो ये बेस्ट गॉज ये नहीं होगा कि मार्क्स को हम लोग को खाली बेस्ट गॉज देख लेंगे ऑफ इंडिविजुअल मेरिट के लिए, मतलब अगर किसी का इंडिविजुअल मेरिट देखना है हम लोग को, वो अच्छा है या अच्छे से मतलब इंटेलिजेंट है, तो उसका मार्क के बेसिस से ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं, तो ये ओवरऑल मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। जो ये भाषणबाजी है, जो ये भाषणबाजी है सराउंडिंग है मेरिट के खिलाफ, जो मेरिट के लिए वो क्लियर नहीं है, क्योंकि जो हुए हैं क्लियर नहीं है, उसका कौन सा क्लियर नहीं है? वे जिसमें फैमिली, स्कूलिंग और फॉर्च्यून और गिफ्ट ऑफ टैलेंट्स को देखता है, कौन देखता है? सोसाइटी देखता है, उसको वैल्यू करने के लिए। अगर इंसान का वैल्यू तो उसका स्कूलिंग, फॉर्च्यून्स, फैमिली,
गिफ्ट ऑफ टैलेंट्स, उसका पास टैलेंट्स क्या है, वो एड्स इन वंस एडवांसमेंट, वो हेल्प करता है एक एडवांसमेंट में, एक किसी का एडवांसमेंट के लिए। ये राइट्स ये लिखे हैं, कौन लिखे हैं, जस्टिस डी.आई. चंद्रचूड़। और वो रेजर्स भी क्वेश्चन भी अराइज कर रहे हैं कि रेलेवेंट क्वेश्चन है क्या, कि मार्क्स ही है क्या जो द बेस्ट को जो मापने के लिए अपना इंडिविजुअल मेरिट के लिए। तो देखिए कैसे इंग्लिश का मीनिंग को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो सीन इन दिस लाइट मतलब इस लाइट को, यही जो बोला गया है इसी को देखते हुए रिजर्वेशन एंश्योर्स, रिजर्वेशन सुनिश्चित करता है। एंश्योर्स का मीनिंग मैं बता दिया हूँ। रिजर्वेशन एंश्योर्स, रिजर्वेशन क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट भाव है, एंश्योर्स दैट। तो ये जो इसी को देखते हुए, सीन इन दिस लाइट, इसी लाइट को देखते हुए कि मार्क ही सबसे बेटर नहीं रहता है, तो इसी को देखते हुए रिजर्वेशन एंश्योर्स, रिजर्वेशन एंश्योर्स क्या करता है, दैट कि बैकवर्ड क्लासेस जो रहता है, बैकवर्ड क्लासेस मतलब क्या है, जो पिछड़ा वर्ग है, आर, आर क्या मतलब मैं बता दिया था, आर का क्या है, आर होना या होना मतलब वो है, क्या है, आर है। तो बैकवर्ड क्लासेस आर एबल टू, मतलब रिजर्वेशन इंश्योर करता है कि बैकवर्ड क्लास आर एबल मतलब वो एबल मतलब समर्थ हो सकते हैं, टू एवेल मतलब एवेल मतलब क्या है, किसी को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करना, मतलब अवेलेबिलिटी वो है ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को एवेल कर सकते हैं। किसका, अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी क्या है, दैट क्या है अपना रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दैट के बारे में हम लोग को रिलेटिव प्रोनाउन क्या मैं बताया था, दैट क्या होता है, अपना ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के लिए स्पेसिफिक है, वो यूज टू ऐड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। दैट की टिपिकली इवेड अपॉर्चुनिटी, जो कि टिपिकली इवेड मतलब उनको वंचित करता है। इवेड मतलब टिपिकली मतलब क्या है, टिपिकल मतलब समझ नहीं पाते हैं, इवेड मतलब क्या रहता है, इवेड का मीनिंग देख लेते हैं। इवेड मतलब टालना, उसको नहीं देना। तो इवेड्स टालना, तो उनको वंचित करता है। देम किसको, वही लोग बैकवर्ड क्लासेस को, बिकॉज ऑफ किसके लिए, ये बिकॉज ऑफ एक तो प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ के पास फ्रेज लगेगा, एक सेंटेंस नहीं लगेगा। स्ट्रक्चरल बैरियर्स को, बैरियर्स मतलब क्या, स्ट्रक्चरल मतलब पहले से ही स्ट्रक्चर बना हुआ आया है, मतलब एक तो। और बैरियर्स का मीनिंग देख लेते हैं। बैरियर्स क्या रहता है, बैरियर्स ए स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट दैट इम्पीड फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट के लिए वो बैरियर मतलब वो हम लोगों को फ्री मूवमेंट करने नहीं देता है, उसी को बोलते हैं बैरियर। तो चलिए ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो प्रोविजन of 27% reservation for OBCs within the AIQ was introduced only in July 2021। तो यहाँ तो आराम से मैं छोटा-छोटा सेंटेंस बना रहा हूँ, तो आपको ओवरऑल मीनिंग भी समझते आ रहा होगा। फिर मैं बता देता हूँ, इसी को लाइट में देखते हुए रिजर्वेशन जो एंश्योर करता है कि बैकवर्ड क्लासेस वो एबल करेगा अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिटी टिपिकली इवेंट वंचित करता है इनको, क्योंकि स्ट्रक्चरल बैरियर्स रहता है, जो स्ट्रक्चरल मतलब उनको अच्छे से एजुकेशन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। इसीलिए ये रिजर्वेशन उनको एंश्योर करता है कि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है? चलिए, तो ये 2 प्रोविज़न, कौन-सा प्रोविज़न? पहले जो प्रोविज़न बताया गया है रिजर्वेशन का, जो ये प्रोविज़न है किसका? ऑफ 27% रिजर्वेशन, 20% 27% रिजर्वेशन, 27% क्या है? एडजेक्टिव है रिजर्वेशन के लिए। तो ये क्या है? जो प्रोविज़न है ऑफ किसका, 27% रिजर्वेशन किसके लिए? फॉर किसके लिए? ओबीसीज़ के लिए। तो फॉर का प्रीपोज़िशन का क्या बोला था मैं? फॉर का क्या रहता है? के लिए। एक बार बोल दिया तो ये वाला दिमाग में रखिए और हमेशा इसको पढ़ते रहिए। और किसके लिए? ओबीसीज़ के लिए। विथिन, विथिन के लिए क्या? अंदर, द एआईक्यू ऑल इंडिया कोटा जो है, विथिन किसके अंदर में? 27% कोटा मिला है किसको? एआईक्यू के अंदर में। विथिन का मीनिंग क्या रहता है वो देख लेते हैं। विथिन, विथिन का मतलब दायरे के अंदर। स्टे विथिन द लिव विथिन 2 आवर। तो चलिए देखिए विथिन
विथिन द AIQ जो ऑल इंडिया कोटा है वाइज, तो ये प्रोविजन जो प्रोविजन है मतलब 27% रिजर्वेशन का, तो ये देखिए द लगा है प्लस अब प्लस नाउन लगा है, इसीलिए द आर्टिकल लगा हुआ है। तो वाज जिसको वाज इंट्रोड्यूस, तो देखिए बी फैमिली का भार प्लस भार्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या रहता है, बी फैमिली का भार प्लस भार्ब का थर्ड फॉर्म। तो वाज क्या है अपना पास्ट टेंस, मतलब जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था वाज हुए। तो मेन भार्ब क्या रहता है अपना, मेन भाव क्या था, इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस मतलब क्या, परिचय करना, मतलब किसी के बारे में उसको बताना। तो इंट्रोड्यूस, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था ओनली इन जुलाई 2021। तो कब किया गया था, ओनली कब, इन इन प्रीपोजिशन कब, इन जुलाई 2021। तो इन का प्रीपोजिशन का देखिए, इन क्या लगता है हमारा, ईयर के पहले में लगता है, ईयर इन 1985, तो इन के भी कीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं। हो गया ये वाला। So implemented from 1986, the AIQ was envisaged as a domicile-free quota to access medical education in all college in the country। तो ये ओवरऑल मीनिंग में समझ गए होंगे कि जो प्रोविजन था 20% रिजर्वेशन का ओबीसी के लिए AIQ में, वो इंट्रोड्यूस कब किया गया था, जुलाई 2021 में। तो जो इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1986, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था किससे, 1986 में से किया गया है। फ्रॉम मतलब क्या रहता है, फ्रॉम का प्रीपोजिशन का मीनिंग देख लेते हैं। फ्रॉम कहाँ गया, फ्रॉम से, कितना देर से, एनी सोर्स या स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट या सम प्लेस में। इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम 1986, इसी टाइम से ये प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया है। दो AIQ जो द AIQ है, उसी ने ही इसको इम्प्लीमेंट किया है 1986 में। या दो AIQ जो कोटा है, वही तो है प्रोविजन कि उनको कोटा में मिलेगा। तो दो AIQ वाज एनविसेज, वो मतलब ये परिकल्पना क्या था कि एज ए डोमिसाइल फ्री, इसको क्या करना चाहिए, ये डोमिसाइल फ्री कोटा है। किसको लिए, टू एक्सेस, एक्सेस करने के लिए किसको, मेडिकल एजुकेशन को, इन किसमें, ऑल कॉलेज इन द किसमें, कंट्री में, कंट्री के अंदर में। तो AIQ ऑल इंडिया कोटा जो है, वो क्या है, सब्जेक्ट वाज एनविसेज, उसको परिकल्पना किया गया था। परिकल्पना मतलब क्या, सोचा गया था। एनविसेज मतलब क्या है, परिकल्पना करना। तो ये एनविसेज है, तो जो वो जो द AIQ वाज एनविसेज ऑल इंडिया कोटा जो है, उसको परिकल्पना किया गया था एज ए डोमिसाइल फ्री कोटा, मतलब जो लोकल रहते हैं कि नहीं, उनको कोटा नहीं मिलेगा, उनको एक्सेस करने के लिए, किसमें, मेडिकल एजुकेशन में, और इन कहाँ पे, हर जो कॉलेज है इन द कंट्री में। तो जो ऑल इंडिया कोटा है, वो डोमिसाइल मतलब स्टेट वालों को नहीं मिलेगा, वो सेंटर में या हायर जो रहेंगे उनको मिलेगा बोल के। तो ये समझ में आ गया, जो इम्प्लीमेंट हुआ था, वो जो प्रोविजन फ्रॉम 1986 में, जो ऑल इंडिया कोटा वाला, वो जो ऑल इंडिया कोटा को ये किया गया था कि उसको डोमिसाइल फ्री, मतलब इसको जो लोकल है उनको नहीं देंगे टू एक्सेस करने के लिए मेडिकल एजुकेशन में, जो भी कॉलेज हैं कंट्री में। लेकिन इट कॉम्प्राइजेस, लेकिन ये अपना अंदर में लाता है। कॉम्प्राइजेस का मीनिंग दे देते हैं, इट मतलब क्या है, जो ऑल इंडिया कोटा है, इट कॉम्प्राइजेस, इट क्या है, सिंगुलर है। ऑल इंडिया कोटा क्या है, ये पे सिंगुलर था, इसके लिए वाज एनविसेज, और मैं ये बता दिया हूँ कि वो क्या था, पास्ट का तुम्हारा पैसिव था। तो इट क्या है, सब्जेक्ट, कॉम्प्राइजेस, कॉम्प्राइजेस का मीनिंग क्या है देख लेते हैं। कॉम्प्राइजेस मतलब समावेश, मतलब इसको इंक्लूड करना। तो इट कॉम्प्राइजेस, ये मिला हुआ था क्या, 15% ऑफ अंडर ग्रेजुएट, मतलब 15% हम लोग को रिजर्वेशन देंगे अंडर ग्रेजुएट को, किसमें, मेडिकल एंड डेंटल सीट में। सीट कौन सा, मेडिकल एंड डेंटल वाला सीट। इसीलिए एडजेक्टिव और नाउन को अच्छे से समझना चाहिए। एंड और 50% किसमें, ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स, जो सरेंडर्ड बाय है, जो सरेंडर्ड किए हैं किसमें, बाय द स्टेट्स फॉर एडमिशन थ्रू ए सेंट्रल पूल, जो बाय द स्टेट्स, जो स्टेट 50% उनको दिया है, किसको, और किसके लिए, एडमिशन के लिए, एडमिशन के लिए किसके जरिए, थ्रू ए सेंट्रल पूल। तो सेंट्रल पूल जो रहता है, मतलब सेंटर ही इसको एडमिशन कराएगा। तो 15% उसका क्या कहते हैं, 15% अंडर ग्रेजुएट को और 15% पोस्ट ग्रेजुएट को, इसको सरेंडर मतलब दिया गया है बाय द स्टेट,
स्टेट्स के जरिए फॉर एडमिशन करना है थ्रू ए सेंट्रल पूल के लिए। तो ओवरऑल मीनिंग क्या बता रहा है कि ये जो है डोमिसाइल फ्री, मतलब जो डोमिसाइल का मीनिंग मैं बता नहीं था। डोमिसाइल फ्री, डोमिसाइल मतलब हाउसिंग दैट समवन इज लिविंग इन, मतलब जहाँ पे रहते हैं। और सेंट्रल पूल का मतलब क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल और रिसर्च दैट कैन बी शेयर्ड सेगमेंट शेयर्ड, मतलब सेंट्रल पूल मतलब क्या है, शेयर करना। तो 15% अंडर ग्रेजुएट डेंटल मेडिकल और डेंटल सीट में 50% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सीट जिसको सरेंडर क्या है, किया जा चुका है बाय किसके जरिए, द स्टेट्स के जरिए। फॉर एडमिशन होगा किसके लिए, सेंट्रल पूल के लिए। ठीक है, ओवरऑल मीनिंग। तो चलिए देखें फॉर 2 डिकेड्स, तो 2 डिकेड्स हो गया। तो बाय क्या है, बाय क्या है, जरिए। तो इसका भी देख लेते हैं इसका प्रीपोजिशन। बाय का मीनिंग क्या है, बाय किसके जरिए, बाय क्या जरिए, एक्टिव शी सक्सीडेड बाय वर्किंग। तो स्टेट गवर्नमेंट उसको दे दिया है बाय जरिए। और फॉर का तो के लिए, थ्रू क्या है, किसके लिए, सेंट्रल पूल के थ्रू एडमिशन करना है। ठीक है, थ्रू का मीनिंग देख लेते हैं, इसका भी बता दूं। थ्रू जो मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन समथिंग, बट इन समथिंग, तो इसके थ्रू ही उसका काम होगा। तो देखिए फॉर 2 डिकेड्स, 2 डिकेड हो गया है, फॉर 2 डिकेड्स देयर वाज नो रिजर्वेशन इन दिस सेगमेंट। 2 डिकेड्स हो गया और 2 डिकेड्स हो गया, देयर वाज नो रिजर्वेशन इन दिस सेगमेंट। मतलब ये जो 15% और 50% का कोटा है सेंट्रल पूल के थ्रू, उसमें से 2 डिकेड्स हो गया है, देयर वाज नो रिजर्वेशन, मतलब उसमें रिजर्वेशन नहीं है। इन दिस सेगमेंट, ये सेगमेंट में इसको रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। 2 डिकेड हो गया था, 1986 में हुआ, 2 डिकेड तक उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। तो इन क्या है, इनके बाद 2007, इनके बाद ईयर लगेगा बोला था। तो देखिए इनके बाद ईयर, तो यही छोटा-छोटा रूल आप लोगों ने अगर नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट रख लेंगे तो आराम से पढ़ सकते हैं। तो इन 2060 में तो ये तो मिला नहीं था, ये क्या है, देयर जो रहता है ना वो एडवर्ब रहता है। हियर और देयर अपना सब्जेक्ट अपने वर्ब जो रहता है उसी के हिसाब से नहीं रहता है, ये भी रूल है। उसका बाद में जो रहता है, इसीलिए रिजर्वेशन को मैं सब्जेक्ट किया हूँ। रिजर्वेशन जो इनको नहीं मिला था, ठीक है? तो यहाँ पे पढ़ा नहीं मैंने शायद, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। इन 2007 द कोर्ट अलाउड द इंट्रोडक्शन ऑफ 15% रिजर्वेशन फॉर एससी एंड 7% 5% फॉर एसटी। तो 2007 में इन 2007 में द कोर्ट, कौन सा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अलाउड, अलाउड मतलब क्या है, अलाउड का देख लेते हैं। और ये वर्ब का सेकंड मतलब क्या, अलाउड कर चुका था, मतलब कर चुका है, चुका नहीं, अलाउड किया था, अलाउड किया था, चुका था नहीं, अलाउड किया था। तो मेन वर्ब क्या है, अलाउ, अलाउ का देख लेते हैं। अलाउ मतलब क्या है, अनुमति देना या इसको अलाउ करना। और अलाउ का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है, अलाउड। ये क्या है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसमें लगता है हमारा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में। तो अलाउ का देख लेते हैं, अलाउ का मीनिंग क्या है। अलाउ, तो हम लोग एक्टिव टेंस में जाते हैं, अभी हम लोग पास्ट में देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो रहता है, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज। तो ये तो ए फैक्ट ऑफ पास्ट। ट्रिगर वर्ब क्या रहता है, एडवर्ब ऑफ द पास्ट। यस्टरडे, ऑलरेडी, लास्ट नाइट, वीक, ईयर, एगो प्लस इन पास्ट ईयर। तो इन 2007 बोला गया है कि नहीं? इसीलिए तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहेगा, ता, ते, ती, ते, था, खाया, खाया या खाए। सब्जेक्ट प्लस भार का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो अलाउ किया था, सुप्रीम कोर्ट अलाउ किया था क्या, द इंट्रोडक्शन, मतलब मैं बोला था इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, बोलना, मतलब किसी के बारे में बताना, परिचय देना। ऑफ कितना, 50% रिजर्वेशन किसके लिए, फॉर एससीज के लिए। और एंड 7.5% फॉर किसके लिए, एसटीज के लिए। तो ये ओवरऑल हो गया। 2007 में क्या है, कोर्ट ने अलाउ किया कि इतना देना, 50% रिजर्वेशन किसके लिए, एससी के लिए देना है, और 7% 5% एसटी के लिए। और कौन सा कोटा में, ये जो सरेंडर किए थे स्टेट, किसके, सेंट्रल को। इवन व्हेन, हालांकि, ये अपना एडवर्ब है, हालांकि द ओबीसी कोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अलोन, देयर वाज नॉन इन स्टेट कॉलेजेस। तो क्या बोल रहा है, हालांकि जो दो ओबीसी कोटा है, जो ओबीसी का कोटा है, वाज इंट्रोड्यूस, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वाज इंट्रोड्यूस क्या है, वर्ब का बी वर्ब है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या हुआ ये, वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव है। तो वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर।
सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव है, पहले से भी बोल चुका हूँ। प्रेजेंट जो ओबीसी कोटा है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था किसके जरिए, इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो ये जरिए नहीं वो इंस्टीट्यूशन में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन में ही खाली ओबीसी कोटा होगा एलोन, खाली उसी में ही। देयर वाज, तो देयर आर क्या है अपना एडवर्ब है, तो उसका वाज नॉन, नॉन क्या है अपना ये है प्रोनाउन, नॉन मतलब कोई भी नहीं, देयर वाज नॉन इन स्टेट कॉलेजेस, मतलब कोई भी ओबीसी कोटा हमारा स्टेट कॉलेज में नहीं दिया जा रहा था। तो ओवरऑल मीनिंग क्या है, जब भी ये ओबीसी कोटा इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में खाली किया गया और स्टेट कॉलेज में उनको किसी भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया, ठीक है। तो द डिसीजन, डिसीजन क्या है, टू एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन नाउ हैज जुडिशियल इम्प्रिमेटिव, है हो गया। तो देखिए जो दो डिसीजन, कौन सा डिसीजन है ये स्पेसिफिक बताएगा, दो डिसीजन कौन सा है, टू एंड, एंड करना, तो एंड करना क्या है, इन्फिनिटिव बताता है, इन्फिनिटिव का कहना है डिसीजन, कौन सा डिसीजन, टू एंड, तो डिसीजन के बारे में क्या है इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, देखिए मैं बताया था डिसीजन के बारे में इन्फॉर्मेशन बताता है। तो ये क्या है एडजेक्टिव मॉडिफायर नाउन, आई फाउंड नो प्लेस क्या टू सी, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो टू दो डिसीजन क्या है, टू एंड क्या, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस डिस्क्रिमिनेशन, कौन सा डिस्क्रिमिनेशन, ये जो कोटा मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जो नहीं दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट कॉलेज में वो कोटा नहीं दे रहा है ना, तो ये जो डिसीजन है कि एंड करना है ये डिस्क्रिमिनेशन को, नाउ है, अभी क्या है, अभी है किसके अंडर में, जुडिशियल इम्प्लीमेटर, जुडिशियल मतलब क्या है कोर्ट के लिए, इम्प्लीमेटर का मतलब क्या देख लेते हैं, इम्प्लीमेटर, इम्प्लीमेटर में फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट अप्रूवल, मतलब कोर्ट का भी अप्रूवल आ गया कि ये डिस्क्रिमिनेशन को अभी खत्म किया जाना चाहिए जुडिशियल एंड, द कोर्ट हैज also rejected the argument court that कि there was no need for reservation in post graduate medical education, वाह, तो मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो कोटा है उसको एंड करना चाह रहा है वो, ये डिसीजन को एंड, जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो कोटा देना है उसी को एंड कर, तो द कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है हैज ऑल्सो रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, ओह तो मतलब जो कोटा उनको देना चाहिए उनको दे रहा था, लेकिन ये जो द कोर्ट हैज ऑल्सो रिजेक्ट, कोर्ट ने रिजेक्ट कर चुका है क्या, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट है, एक्टिव में हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका चुकी चुके हैं, तो कोर्ट रिजेक्टेड कर चुका है, तो कोर्ट सिंगुलर है तो हैज भी क्या है सिंगुलर, रिजेक्ट कर चुका है द आर्गुमेंट, कौन सा आर्गुमेंट, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट कि देयर वाज नो नीड, कि इसका जरूरत नहीं है, देयर वाज नो नीड, तो वाज क्या है अपना लिंग भाग, तो ये इसी के लिए अपना सब्जेक्ट क्या है नीड है, तो दे आर क्या है एडवर्ब है, तो एडवर्ब अपना के लिए क्या लिया है नीड, नीड या क्या है सब्जेक्ट, तो देयर वाज नो नीड फॉर किसके लिए, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन कौन सा है इन किसमें पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर चुका है, जो कोटा है उसी को बरकरार रहना चाहिए, वो बोल रहा है कोर्ट, और जो आर्गुमेंट कर रहे थे कि कोर्ट रिजर्वेशन को जरूरी नहीं है उसी को खारिज कर चुका है, तो कोर्ट ने खारिज क्या किया है कि जो हमारे को कोटा मिलना चाहिए था वो उसको बोल रहे थे कि उसको नहीं देना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में, लेकिन कोर्ट बोला नहीं देना चाहिए, वाह, तो द इम्पैक्ट ऑफ बैकवर्डनेस it has said does not simply disappear because a candidate has a graduate qualification and does not create parity between advanced classes and backward classes, तो जो इम्पैक्ट है दो इम्पैक्ट, जो है इम्पैक्ट है किसका ऑफ बैकवर्डनेस का, देखिए द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जो दो इम्पैक्ट हो किसका बैकवर्डनेस मतलब पिछड़ा का, इट हैज सेड मतलब ये मतलब जो कोर्ट है हैज सेड, ये बोल रहा है कि बोल चुका है सेड, हैज सेड मतलब क्या है, इट हैज रिजेक्टेड, ये बोल रहा था, रिजेक्ट मतलब क्या आता है, इसका मेन भाव का बताया नहीं था, रिजेक्टेड, रिजेक्ट मतलब क्या है अस्वीकार करना, अलाउ मतलब अनुमति देना, सेज मतलब क्या है कहना, डिसअपियर्स मतलब मिट जाना, तो डिसअपियर्स, ये सेज मतलब क्या है, ये है सेड, सेड मतलब कह चुका है, इट हैज सेड ये कहा है, ये कह चुका है, कोर्ट कह चुका है कि क्या कहा है कि जो इम्पैक्ट है
वो डज नॉट सिंपली डिसअपियर, मतलब ये जो इम्पैक्ट है, मतलब जो बैकवर्डनेस का इम्पैक्ट है, मतलब जो पिछड़ी जाती है उनको सुविधा जो नहीं मिल रहा है, वो सिंपली ऐसे डिसअपियर नहीं हो सकता। तो ये डू डज डिड के बाद क्या रहता है, डू फैमिली हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड के पास बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है, तो बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही है, तो सिंपली डिसअपियर नहीं हो सकता। डिसअपियर का मीनिंग क्या है, मिट जाना, मतलब वो नहीं मिटा जा सकता। क्यों? बिकॉज ये कंजंक्शन है, उसका बाद अभी सेंटेंस आएगा। बिकॉज ए कैंडिडेट, जो कैंडिडेट थे, स्पेसिफिक कैंडिडेट के बारे में, ए कैंडिडेट हैज ए ग्रेजुएट, उसके पास है क्या है मतलब हैज, क्या भी देख लेते क्या होगा, हैज ए ग्रेजुएट, ये कैंडिडेट क्या है, सिंगुलर है, इसी के लिए हैज सिंगुलर है। ए ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, मतलब ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन तो उसके पास है, तो हैज का मेन भाव का, हेल्पिंग भाव का देख लेते हैं। एज का क्या, हैज का मीनिंग क्या रहता है, हैज मतलब क्या है, पास होना, हैज क्या है, सिंगुलर और प्रेजेंट में है, तो इसका क्या है, हैज। तो बिकॉज ए कैंडिडेट है, उसके पास है एक ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन एंड डज नॉट क्रिएट, तो डू डोज डिड का क्या बोला था मैं, उसका रहता है क्या, बेस्ट फॉर्म, डू फैमिली हेल्पिंग वर्ब प्लस बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, क्रिएट, तो क्रिएट मतलब क्या है बनाना, तो वो बना नहीं सकता, डज नॉट क्रिएट, क्या क्रिएट, क्रिएट पेरिटी, पेरिटी मतलब क्या है, समानता, मतलब उसको भी जितना मिलना चाहिए इसको भी इतना, तो ये वो कैंडिडेट, मतलब जो बैकवर्डनेस वाला कैंडिडेट है, वो बराबरी नहीं कर सकता बिटवीन एडवांस क्लास एंड बैकवर्ड क्लास, मतलब ये जो ये बैकवर्डनेस है, वो पेरिटी मतलब समान नहीं ला सकता बिटवीन किसके साथ, एडवांस क्लास के साथ और एंड बैकवर्ड क्लास। तो बिटवीन और एंड का कंजंक्शन देख लेते हैं, ये भी क्या है अपना, बिटवीन और एंड, ये भी क्या है, कोरिलेटिव, तो आएंगे तो बिटवीन और एंड आएंगे, और फ्रॉम और टू आते हैं, तो बैकवर्ड क्लासेस की। तो ये क्या बोल रहा है, जो जो इम्पैक्ट है बैकवर्डनेस का, ये कोर्ट ने बोला है कि ये सिंपली डिसअपियर नहीं हो सकता, क्योंकि जो कैंडिडेट है जिसका पास ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन भी है, वो डज नॉट, वो क्लियर नहीं कर सकता है पेरिटी मतलब बराबरी नहीं कर सकता एडवांस क्लासेस को और बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, उसके बाद द लेटेस्ट जजमेंट मार्क्स अनदर नोटेबल एडिशन टू द बॉडी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो क्या है द लेटेस्ट जजमेंट, तो लेटेस्ट क्या है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री आने से उसका पहले द आएगा, तो एडजेक्टिव बारे में भी थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। एडजेक्टिव के बारे में देखिए, एडजेक्टिव जो रहता है सुपरलेटिव डिग्री में, यहाँ पे तो रूल है, देखिए द बेस्ट, द बेस्ट, द रोस्ट, ये सब सुपरलेटिव डिग्री में द आता है। ठीक है, तो द लेटेस्ट जजमेंट, जजमेंट मतलब क्या है, जो बताते हैं, मतलब सुनवाई करते हैं, क्या है वो मार्क्स करता है, जजमेंट क्या है, सिंगुलर है, मार्क्स कर रहा है, मार्क्स क्या है यहाँ पे वर्ब का फास्ट फॉर्म है, तो एक्टिव वॉइस में मैं पहले से ही बता दिया हूँ कि पहले से ही आप लोगों को पहले से ही देख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, ता ती ते है या हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट एक्शन, तो मार्क करता है, तो मार्क का मीनिंग क्या है, निशान करता है, मतलब चिन्हित करता है। तो ये लेटेस्ट जजमेंट जो आया है कि वो क्रिएट, वही कोटा रहना ही चाहिए, उसको क्वास मतलब नल नहीं करना चाहिए। एनदर, एनदर के बाद सिंगलर नाउन आता है, एनदर नोटेबल एडिशन, और नोटेबल एडिशन नहीं हो सकता है, और नोटेबल एडिशन नहीं सकता है टू द बॉडी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन जूरिस्प्रूडेंस। अनदर जो नोटेबल एडिशन है, नोटेबल क्या है यहाँ पे, नोटेबल जिसको नोट किया जा सके, नोटेबल मतलब वर्थी ऑफ नोटिस, मतलब जिसको ला सकते हैं, और जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, ए सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड द जजमेंट और पर्टिकुलर इशू, मतलब कैसे काम को करना है। तो ये बोल रहा है कि जो जजमेंट जो लेटेस्ट आया है वो मार्क नहीं कर सकता है अनदर नोटेबल एडिशन को, किसके लिए, टू द बॉडी, किसके ऑफ, किसके लिए, एफर्मेटिव एक्शन जूरिस्प्रूडेंस, मतलब एफर्मेटिव एक्शन मतलब क्या है, जो बराबरी करना है उसके लिए जूरिस्प्रूडेंस रूल और रेगुलेशन बनाया नहीं जा सकता है। तो ठीक है, आज का इतना ही रहेगा, पूरा ओवरऑल मीनिंग, ओवरऑल स्ट्रक्चर, सारा रूल, और ये 7 रूल आप लोग को हमेशा याद रखिए, और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा मोटिव है कि आप लोग को सब अच्छे से इंग्लिश पढ़ के समझ सकें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओवरऑल मीनिंग खत्म हुआ। थैंक यू।